हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6 चैप्टर जिसका कि नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। जिसके पहले वीडियो में हमने खुली अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें किसी एक देश का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से क्या होता है, व्यापार होता है या फिर अंतर व्यवहार होता है। उसमें हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि अदायगी संतुलन क्या होता है। अदायगी संतुलन क्या होता है, साथ में इसमें कौन कौन से खाते शामिल किए जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अदायगी संतुलन, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रखना है आपको, अदायगी संतुलन जिसको भुगतान संतुलन की भी कहते हैं और इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। हमने यहाँ पर इसको BOP के रूप में दर्शाया है। ठीक है, क्या होता है, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में खासकर एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। समझ में आ रहा है कि एक देश जब दूसरे देश से क्या करता है, व्यापार करता है या फिर लेन देन करता है, तो उसका विवरण कि हमने ज़्यादा लिया है या फिर हमने ज़्यादा दिया है, वो भी किसमें, एक वर्ष की अवधि में यदि किया जाता है, विशेषतया कि कितना हमारे देश का दूसरे देश के साथ लेन देन का क्या है, विवरण है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ रहा है कि कितना तो डेबिट है, कितना क्रेडिट है। मान लिया कि हम अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, तो अमेरिका ने हमसे कितनी वस्तुओं को मंगाया है या सेवाओं को मंगाया है या फिर परिसंपत्तियां ली है, या फिर हमने कितनी वस्तुएं, सेवाएं और परिसंपत्तियां ली है, तो इसका जो विवरण होता है वो दर्शाता है भुगतान संतुलन। आया बच्चे समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, अदायगी संतुलन के दो मुख्य खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। अब इसमें भी दो प्रकार के खाते होते हैं। अदायगी संतुलन को दिखाते हैं तो दो प्रकार के खाते दर्शाते हैं, एक तो होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। सबसे पहले हम देखते हैं चालू खाता क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या शामिल किया जाता है, चालू खाता में शामिल किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और अंतरण अदायगियों का विवरण है। हम किसी देश से वस्तु और सेवाएं मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हो रहा है, साथ में अंतरण अदायगी, माना कि किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश में अंतरण अदायगी दी गई। हमने अंतरण अदायगी की पहले भी बात की है, हस्तांतरण भुगतान जिसे कहते हैं, ट्रांसफर जो पेमेंट होता है वो होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि बिना किसी उत्पादन के क्या होते हैं, प्राप्ति होती है। मतलब कोई दूसरा शेष विश्व के लोग हमारे देश में आके क्या कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, उपहार की राशि दे रहे हैं या फिर अनुदान दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हस्तांतरण भुगतान हो गया, अंतरण राशि हो गई। और हमारे द्वारा भी विदेशों में ये सब चीजें दी जा रही हैं, तो इसको हम शामिल करते हैं चालू खाते में। तो चालू खातों में क्या हो गया, एक तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जिसे हम निर्यात आयात भी कह सकते हैं, और साथ में अंतरण अदायगी। अंतरण अदायगी को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें तीन चीजें हो गई, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और अंतरण अदायगी। तो इन तीनों का विवरण, कितना लिया है और कितना दिया है, वो शामिल किया जाता है चालू खाते में। ठीक है बच्चों, वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यातों तथा आयातों को शामिल किया जाता है। हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तुओं का व्यापार, तो वस्तु कितनी निर्यात की जा रही है और कितनी आयात की जा रही है। ये क्या होती हैं, भौतिक होती हैं, दृश्य मदें होती हैं, जो कि दिखाई देती हैं। वस्तुएं, पता चलता है ना कितनी वस्तुएं जा रही हैं, कितनी वस्तुएं आ रही हैं, तो ये दृश्य मदें होती हैं। और वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात वस्तुओं के व्यापार में शामिल होता है। इसके बाद सेवाओं के व्यापार में कारक आय तथा गैर कारक आय लेन देन को शामिल किया जाता है। जो हमारी जो अगली है सेवाओं का व्यापार, उसमें साधनों से कितनी आय प्राप्त हो रही है, या फिर जो बिना जो साधन के बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जहाज रानी, बैंकिंग, बीमा, उनसे कितनी आय प्राप्त हो रही है या फिर व्यय हो रहा है, तो उसको हम शामिल करते हैं सेवाओं के व्यापार में। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो अगला आता है वो है अंतरण भुगतान। ऐसी प्राप्तियां हैं जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती है और बदले में कोई वस्तुएं सेवाएं नहीं देनी पड़ती। अंतरण अदायगी मैंने आपको बताया कि बिना किसी उत्पादन के निःशुल्क प्राप्त होती है, उसके बदले में ना
कुछ वस्तु देनी होती है, ना कोई सेवा देनी होती है, तो इसको भी हम चालू खाते में शामिल करते हैं। तो चालू खाते में 3 चीज़ हो गई, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और इसके बाद अंतरण अदायगी। वस्तुओं का व्यापार में हमने देख लिया वस्तुओं का आयात होता है या निर्यात होता है। सेवाओं में क्या होता है, यदि कारक का भुगतान किया जाता है, कारक की जो आय होती है, या फिर गैर कारक आय जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। अभी हम बात करेंगे जहाज रानी, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर आदि जो सेवाएं आती हैं वो सारी गैर कारक आय में शामिल होती है। और जो तीसरा है वो आता है हस्तांतरण भुगतान, ठीक है, जो कि बिना किसी वस्तु और सेवाओं के बदले में भुगतान प्राप्त होता है किसी एक देश को। इसमें क्या क्या आता है, उपहार, प्रेषित धन और अनुदान शामिल है। मैंने आपको बताया ना कि बिना किसी वस्तु और सेवा के आदान प्रदान के जो अदायगी प्राप्त होती है वो होती है अंतरण भुगतान। अब जैसे कि किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश को उपहार दिए जा रहे हैं, या फिर धन भेजा जा रहा है, या फिर अनुदान दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो ये सब किस में शामिल होते हैं, अंतरण अदायगी में। और अंतरण अदायगी किस में शामिल होती है, चालू खाते में, याद रहेगा आपको। इसके बाद है यह है सरकार अथवा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं। अंतरण अदायगी में क्या होती है, विदेशों के द्वारा दी जाती है। विदेशों में चाहे वो निजी व्यक्ति दे सकते हैं या विदेशी सरकार इसको दे सकती है। तो ये सरकार के अथवा या विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चालू खाते में व्यापार जो होता है वस्तुओं का होता है, सेवाओं का होता है, और साथ में अंतरण अदायगी, ये तीनों चालू खाते में शामिल किए जाते हैं। विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का व्यय है। और ये विदेश की क्या है, यदि हमने विदेशों से वस्तुएं मंगाई हैं, मतलब हमने क्या किया है, वस्तुओं का आयात किया है, तो इससे हमारा तो क्या होगा, व्यय होगा। हमारी मुद्रा कहाँ जाएगी, विदेशों में, और विदेशों की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। इसीलिए विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात है हमारे देश में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं। यदि हमने आयात किया है किसी वस्तुओं का, तो वस्तु और सेवाओं का तो उपभोग होगा जितना ही होगा। तो हम विदेशी वस्तुओं की यदि मांग कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो घरेलू वस्तुएं हैं उनकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति तो कौन कर रही है, विदेशी वस्तुएं कर रही हैं। इसी प्रकार यदि विदेशों को माल बेचने अथवा निर्यातों से हमारे देश को आय प्राप्त होती है, जो हमारे देश में वस्तु और सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि कर देती है। हमने बताया था ना समग्र मांग में को किस प्रकार से जो हम आयात निर्यात करते हैं वो प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से यदि विदेशी लोग हमारे घरेलू वस्तुओं की मांग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी घरेलू वस्तुओं की मांग क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, विदेशी हम पर व्यय करते हैं, हमारी वस्तुओं और सेवाओं पर, और वो हमारी क्या हो जाती है, आय हो जाती है। तो निर्यातों से हमारे देश को क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, जो कि हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू मांग को बढ़ा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयात है, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट, वो तो आय में क्या कर देते हैं, हमारी कमी, और जो निर्यात है वो हमारी आय में वृद्धि कर देते हैं। और आयात से क्या होता है, हमारे देश की समग्र मांग में क्या होती है, कमी होती है, और निर्यात में हमारे देश की समग्र मांग में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे चालू खाते को एक फ्लो चार्ट की सहायता से। चालू खाता में जैसे कि हमने अध्ययन किया था, 3 चीजों को शामिल किया जाता है, वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार और अंतरण भुगतान। वस्तुओं में व्यापार 2 तरीके से किया जाता है, या तो वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा या वस्तुओं का आयात किया जाएगा, या तो वस्तुओं का निर्यात या वस्तु का आयात। यदि वस्तु का निर्यात किया जाता है तो इससे देश में समग्र मांग में वृद्धि होती है, अर्थात देश में आय में वृद्धि होती है। यदि वस्तु का आयात किया जाता है तो इससे देश में समग्र मांग में कमी होती है, अर्थात देश की आय में कमी होती है। याद रहेगा। इसके बाद आता है सेवाओं में व्यापार। तो सेवाओं में व्यापार भी 2 तरीके से होता है। पहला होता है निवल कारक आय, अर्थात साधनों को मिलने वाली आय। दूसरा होता है निवल गैर कारक आय, अर्थात जो साधनों के अतिरिक्त जो मिलने वाली आय है वो। साधनों की जो आय है उसमें आता है कर्मचार्य क्षतिपूर्ति से निवल आय, और जो दूसरा आता है वो आता है निवल निवेश आय, निवेश से होने वाली आय। निवल गैर कारक आय में आता है जहाज रानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि। ये जो सारी सेवाएं हैं, जैसा कि हमने बताया था, जहाज रानी की सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सभी शामिल आती होती हैं निवल गैर कारक आय में। ठीक है। उसके बाद आता है अंतरण अदायगी, जिसमें भी आता है अंतरण भुगतान, जिसमें आता है उपहार, प्रेषित धन तथा अनुदान।
कोई भी अंतरण भुगतान है उपहार के रूप में दिया जा सकता है, या फिर धन प्रेषित किया जा सकता है, या फिर अनुदान दिया जाता है। तो ये सारे हैं चालू खाते के अवयव जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद आता है चालू खाते में संतुलन। अब हमने 3 चीजों का अध्ययन किया जो कि चालू खाते में होता है। अब चालू खाते में संतुलन किस प्रकार से होगा? चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खातों के भुगतान के बराबर होती है। अर्थात जो हम विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं या फिर विदेशों को भुगतान कर रहे हैं, जो चालू खाते का जो हमने जो 3 अवयव पढ़े हैं उसमें यदि बराबर होते हैं वो दोनों चीजें, तो होता है चालू खाते में संतुलन। ठीक है। चालू खाते के आधिक्य का अर्थ क्या हो गया कि एक देश को अन्य देशों से क्या है, लेना है। चालू खाते का आधिक्य मतलब क्या हो गया कि हमने जो माना हम वस्तुओं सेवाओं के निर्यात आयात की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात तो अधिक किया है जबकि आयात कम किया, अर्थात हमें दूसरे जो देश है उससे क्या है, लेना अधिक है। आ रहा है बच्चों समझ में? और देना हमारा कम है, अर्थात हमें दूसरे देश है उससे क्या करना है, हम उसके लेनदार हैं। आ रहा है। और यदि चालू खाते के घाटे है, उसका अर्थ होता है कि देश अन्य देशों का ऋणी है, अर्थात हमें अन्य देशों को क्या करना है, भुगतान करना है। चालू खाते के 3 अवयव, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और अंतरण अदायगी, ये तीनों की हमने चर्चा की। तो इन तीनों जो हैं उसमें लेना और देना यदि संतुलित होता है तो इसका मतलब क्या होता है, चालू खाता संतुलन में है। यदि हमें किसी देश से लेना है तो इसका मतलब चालू खाते में क्या है, आधिक्य है। और यदि हमें किसी देश को देना है, हम उसके क्या है, ऋणी हैं, तो इसका मतलब चालू खाते में क्या होता है, घाटा होता है। याद रहेगा आपको। यहाँ पे लिख रखा है चालू खाते का आधिक्य, अर्थात प्राप्तियां तो क्या है, अधिक होती हैं और भुगतान क्या होता है, हमें कम करना होता है। संतुलित जो चालू खाता है उसका मतलब है प्राप्तियां और भुगतान दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद आते हैं चालू खाते का घाटा, जिसमें प्राप्तियां तो कम होती हैं जबकि भुगतान अधिक करने होते हैं। तो ये तीनों घाटे, तीनों जो चालू खाते की जो अवयव हैं, चालू खाते का आधिक्य, संतुलित चालू खाता और इसके बाद है चालू खाते का घाटा, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं चालू खाते के संतुलन के 2 घटक होते हैं। जो चालू खाते हम संतुलन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 तरह के होते हैं। हमने 3 अवयव पढ़े थे चालू खाते के। एक तो हमने पढ़ा था जो वस्तुओं का व्यापार होता है, दूसरा होता है सेवाओं का और तीसरा होता है अंतरण अदायगी। तो जो वस्तु का व्यापार है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, भौतिक रूप से वस्तुएं लेते और देते हैं, निर्यात और आयात करते हैं, तो ये तो होता है व्यापार संतुलन। अब इसमें हम 3 को भी क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम केवल वस्तुओं का व्यापार करते हैं जिसमें निर्यात और आयात होता है, जो कि दृश्य मदे होती हैं, दिखाई देती हैं भौतिक रूप से, तो उसको हम कहते हैं व्यापार संतुलन। इसके बाद आती है अदृश्य मदे, जिसमें कि आता है सेवाओं का व्यापार और साथ में आती है अंतरण अदायगी, तो ये होती है अदृश्य मद। तो जो चालू खाते का संतुलन है 2 प्रकार का हो गया। एक तो दृश्य मदों का संतुलन, जिसे कि हम व्यापार संतुलन कह रहे हैं, जिसमें वस्तुओं का व्यापार होता है, और दूसरा हो गया अदृश्य मदों का संतुलन, जिसमें सेवाओं का व्यापार और अंतरण अदायगी शामिल की जाती है। यहाँ पर लिखा भी है, सबसे पहले आता है व्यापार संतुलन। अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तो क्या होता है, भुगतान संतुलन, जिसमें चालू खाता, पूंजी खाता सब शामिल होते हैं। ठीक है। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, अर्थात चालू खाते में भी व्यापार संतुलन की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल वस्तुओं का व्यापार होता है, आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। अर्थात यदि निर्यात अधिक होते हैं और आयात क्या होते हैं, कम होते हैं, इसका मतलब तो क्या हो गया, व्यापार जो हमारा संतुलन है वो उसमें क्या हो गया, आधिक्य हो गया। और यदि हमें निर्यात तो कम है और आयात हमने अधिक किया है, तो हमारा व्यापार संतुलन क्या हो गया, घाटे में हो गया। और यदि हम ये कहें निर्यात और आयात दोनों बराबर हैं वस्तुओं और वस्तुओं का, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो वस्तु और सेवाएं दोनों का निर्यात भी और आयात दोनों क्या है, इक्वल चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा व्यापार संतुलन में है। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ पर यही है कि किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में निर्यातों और आयातों के मूल्यों का जो अंतर है वो कहलाता है व्यापार संतुलन। किसका? केवल वस्तुओं का निर्यात और आयात। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्यातों और आयातों का मूल्यों का अंतर, ये कहलाता है व्यापार संतुलन। जबकि हमने अदायगी संतुलन के शुरू में बात कर ली कि उसमें चालू खाता और पूंजी खाते के संतुलन को शामिल किया जाता है। वस्तुओं के जो निर्यात को बीओटी में क्रेडिट किया जाता है तथा आयात को बीओटी में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि यदि हम निर्यात कर रहे हैं किसी वस्तु का, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पैसा आएगा,
मतलब हमने निर्यात किया है, हमारे देश की समग्र मांग में वृद्धि होगी, हमारी आय में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब हम बीओटी में क्रेडिट है हमारा, अर्थात हमारा आधिक्य हो रहा है यहाँ पर। और यदि हम आयात करते हैं तो हमारे देश से पैसा कहाँ जाएगा, विदेशों में जाएगा, और विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, हमारे देश की समग्र मांग क्या होगी, कम होगी, अर्थात इसको बीओटी में हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में, अर्थात ये क्या हो गया, एक तरह से घाटा हो गया। इसे व्यापार संतुलन भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन का एक भाग है। भाग भी किसका, चालू खाते का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है बीओटी को संतुलित कहा जाता है जब वस्तुओं के निर्यात वस्तुओं के आयात के क्या होते हैं, बराबर। हमने भी बात की ना कि यदि हम बोलें कि जो आयात है उसको हम बोले आई और निर्यात को हम बोले ई से भी डिनोट ना करके हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। ठीक है, और जो आई है इसको हम डिनोट कर लेते हैं एम से, कि जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बीओटी अर्थात व्यापार संतुलन संतुलित है। आ रहा है बच्चों समझ में, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो संतुलित कहा जाएगा। और बीओटी में जो आधिक्य है अर्थात व्यापार जो आधिक्य है वो तभी होता है जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात क्या होता है, अधिक करता है। मतलब निर्यात अधिक हो रहे हैं, हमारे देश की आय अधिक हो रही है, अर्थात हम ये कहें जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है इम्पोर्ट की तुलना में। आ रहा है बच्चों समझ में, आयात तो कम हो रहा है और निर्यात अधिक हो रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारे देश में जो व्यापार संतुलन है वो आधिक्य कहलाएगा। इसके बाद हम कहेंगे इंपोर्ट अधिक हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, अर्थात जो आयात है वो अधिक हो रहा है, हमारे देश की आय में क्या हो रही है, कमी हो रही है, समग्र मांग में कमी हो रही है, और विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसकी तुलना में, तो ये होगा व्यापार संतुलन में घाटा। ठीक है, बीओटी में घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यातों की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करता है। आगे बच्चों समझ में, ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आधिक्य, संतुलन और घाटा क्या होता है, और व्यापार संतुलन किसका अवयव है। ठीक है बच्चों, इसमें किस चीज़ों के आयात किस चीज़ को शामिल किया जाता है। इसके बाद है निवल अदृश्य मदें। अभी जो हमने बात किया वस्तुओं का व्यापार या निर्यात और आयात, वो दृश्य मदें हैं, भौतिक रूप से दिखाई देती हैं, और वो चालू खाते का एक अवयव है। चालू खाते के जो दो अवयव जो बचते हैं वो कहलाते हैं निवल अदृश्य मदें। एक देश के एक निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के निर्यातों और आयातों के मूल्यों का अंतर होता है। जो अदृश्य मदें हैं उसके निर्यात और आयात का जो अंतर है वो कहलाएंगी निवल अदृश्य मदें। अदृश्य मदों में क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, हस्तांतरण तथा आय प्रवाह शामिल होते हैं। जो हम क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश को जो सेवाएं आदान प्रदान करता है, हस्तांतरण अदायगी करता है या हस्तांतरण प्राप्ति होती है, तो उसका जो अंतर होता है वो निवल अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है, जो कि अदृश्य रूप से होती है चालू खाते का भाग है। जैसे कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना, एक तो व्यापार संतुलन और एक निवल अदृश्य मदें, जिसे हम कहते हैं नेट इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, सेवाओं के व्यापार में कारक तथा गैर कारक आय दोनों शामिल किया जाता है। हमने अभी जो फ्लो चार्ट पढ़ा था उसमें बताया था ना कि सेवाओं में तो दो होती हैं, एक तो साधनों से मिलने वाली आय और एक गैर कारक आय या गैर साधन आय। कारक जो आय है उसमें हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन जैसे श्रम, पूंजी तथा पूंजी से प्राप्त निवल अंतर्राष्ट्रीय आयों को शामिल किया जाता है। उत्पादन के जो साधन होते हैं जिसमें श्रम होती है, पूंजी होती है, भूमि है, उन साधनों को जो मिलने वाली आय है वो क्या होगी, साधन आय या कारक आय। और सेवा उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवा आदि की निवल बिक्री को गैर कारक आय कहते हैं। साधनों के अलावा जैसे कि हमें कहें जहाजरानी की सेवा है, बीमा की सेवा है, सॉफ्टवेयर जो सेवाएं हैं, पर्यटन की सेवाएं हैं, उनसे प्राप्त होने वाली जो आय है वो होती है गैर कारक आय सेवाएं। आ रहा है बच्चों समझ में, तो सेवाओं से प्राप्त होने वाली जो आय है उसके बारे में हम पहले फ्लो चार्ट में भी बात कर चुके थे। तो सेवाओं से प्राप्त जो सेवाओं का निर्यात या आयात, या फिर हम कहें कि अंतरण अदायगी या अंतरणी भुगतान, जो इनका जो होता है वो शामिल किया जाता है निवल अदृश्य मदों में। इसके बाद आता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। भुगतान संतुलन दो भागों में बांटा जाता है,
चालू खाता जिसका हमने अभी अध्ययन किया है, जिसमें हमने 3 मदों की हमने बात की, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और अंतरण अदायगी। अब जो अगला आता है वो आता है पूंजी खाता, जो कि भुगतान संतुलन का एक भाग होता है। पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतराणी लेन देनों को दर्ज करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? जो भी परिसंपत्तियां या तो ली जाती है या दी जाती है, उसका जो विवरण होता है वो पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई भी रूप होता है। भाई परिसंपत्तियां होती है अर्थात हमें कहें यहाँ पूंजी का मतलब है धन। धन को रखने का कोई भी रूप हो सकता है, धन किसी भी रूप में रखा जा सकता है, जैसे हमने मुद्रा और बैंकिंग लेसन में भी पढ़ा था। जैसे कि मुद्रा के रूप में रखा जा सकता है, स्टॉक में, बंध पत्र में, सरकारी ऋण में आदि में। अर्थात यदि ये जो मुद्रा है, स्टॉक है, बंध पत्र है और ये सरकारी ऋण ये लिए या दिए जाते हैं दो देशों के बीच में, तो ये इसकी एंट्री किस में होती है? पूंजी खाता में होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? परिसंपत्तियों की खरीद पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। यदि हमने किसी दूसरे देश से मुद्रा का मतलब ली है, अर्थात निवेश लिया है, स्टॉक लिए हैं, मतलब हमारे देश में यदि हमारा देश यदि खरीद कर रहा है परिसंपत्तियों की, तो इसे हम क्या करेंगे? पूंजी खाते में डेबिट कर लेंगे, क्योंकि हमने खरीद की है। ठीक है, यदि कोई भारतीय एक यूके कार कंपनी को खरीदता है तो वह इसे पूंजी खाते में लेन देन के डेबिट मद में प्रविष्टि कर देगा। भाई हमने यूके की एक कार कंपनी खरीदी है, मतलब हमारी जो असेट्स है उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, हमारी परिसंपत्तियां बढ़ी है, तो इसे हम पूंजी खाते में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि विदेशी विनिमय का भारत से बाह्य प्रवाह हो रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में कि विदेशी विनिमय का कहाँ जारी है? भारत से बाह्य प्रवाह हो रहा है। लेकिन यदि परिसंपत्ति की बिक्री, जैसे एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री एक चीनी व्यापारी को करना पूंजी खाते की क्रेडिट मद है। क्रेडिट में क्या होता है कि हमारी वित्तीय संपत्ति को कोई और विदेशी खरीद लेता है। जैसे कि हमने देखा कि एक शेयर है, भारतीय कंपनी के जो शेयर है उसकी बिक्री किसी चीनी कंपनी ने कर लिया, अर्थात हमारे भारत की परिसंपत्ति कोई और खरीद रहा है, तो इसका मतलब हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? डेबिट मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया है? हमारा जो देश का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। हमने क्या किया है? कोई परिसंपत्ति खरीदी है, तो इसका मतलब हमें उसके बदले में क्या देनी हो रही है? धन देना हो रहा है, मुद्रा देनी हो रही है, पूंजी देनी हो रही है। तो इसका मतलब हमारे देश में पूंजी का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसीलिए हमने उसको डेबिट किया है। लेकिन यदि हम हमारी परिसंपत्ति को कोई खरीद लेता है, तो इसके बदले में हमारे पास मुद्रा का प्रवाह होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं? पूंजी खाते में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? पूंजी खाता, जैसे हमने चालू खाते का फ्लो चार्ट बनाया था, वैसे ही पूंजी खाते का यहाँ पर फ्लो चार्ट है, इसको आप समझेंगे। इसमें शामिल किया जाता है पहला निवेश। जो पूंजी खाता है उसमें क्या शामिल किया जाता है? पहला निवेश। एक देश दूसरे देश में क्या करता है? निवेश करता है। अब वो निवेश भी कई तरीके से करता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से निवेश करना, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है पोर्टफोलियो निवेश करना। ये दो तरह के निवेश होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो निवेश है वो एफडीआई के रूप में किए जा सकते हैं, इक्विटी पूंजी के रूप में किए जा सकते हैं, या पुनर्निवेशित आयों के द्वारा किया जा सकता है, या अन्य प्रत्यक्ष पूंजीगत प्रवाह होता है। अर्थात एक देश दूसरे देश में प्रत्यक्ष रूप से जो निवेश करता है, अपना पैसा लगाता है, पैसा आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निवेश। और पोर्टफोलियो निवेश, जैसे कि एफएमआई या इसके उदाहरण है एफआईआई और विदेशी फंड, ये अप्रत्यक्ष रूप से निवेश होता है, पोर्टफोलियो रूप में निवेश होता है। ठीक है, इसके बाद पूंजी खाता में आता है विदेशी ऋण, विदेशों से ऋण लेना या विदेशों को ऋण देना। ठीक है, इसमें आता है उदाहरण में विदेशी व्यापारिक ऋण और अल्पकालिक ऋण। वे विदेशों में व्यापार के लिए ऋण लिए जाते हैं, या अल्पकाल से रूप से जो ऋण लिए या दिए जाते हैं वो विदेशी ऋण में शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है विदेशी सहायता, जो विदेशों से क्या होती है? मुद्रा के रूप में क्या मिलती है? सहायता मिलती है, जैसे कि सरकारी सहायता मिल गई, या अंतः सरकारी, बहुपक्षीय या द्विपक्षीय क्या मिल गया? ऋण मिल गया। इसे हम शामिल करते हैं विदेशी सहायता में। तो जो पूंजी खाता है उसमें ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं जो कि आपको याद रखनी है: निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। यहाँ पर आपको एक जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी जो परिसंपत्तियाँ हैं उसकी हम क्या यहाँ जो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वो है कि जो मुद्रा का प्रवाह है वो यदि हमारे देश की ओर होता है, अर्थात हमारे देश में मुद्रा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे जो पूंजी खाता है उसमें वो मद क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन यदि हमारी जो मुद्रा है वो बाहर की ओर, उसका बाह्य प्रवाह हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी पूंजी खाते में से। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है पूंजी खाता संतुलन क्या है।
पूंजी खाता संतुलन में होता है कि जब पूंजी अंतर प्रवाह, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे विदेशों से हमें ऋण की प्राप्ति हुई, अर्थात हमारे देश में मुद्रा आ रही है, विदेशी कंपनियों को परिसंपत्तियों और शेयरों की बिक्री की हमने, विदेशी कंपनियों को हमने हमारे शेयर बेचे, परिसंपत्तियां बेची, तो इससे भी मुद्रा आई। या पूंजी बाह्य प्रवाह, अर्थात हमारे देश से पूंजी क्या हो रही है, बाहर जा रही है, जैसे कि ऋणों की हमने क्या किया, भुगतान किया, तो हमने पूंजी बाहर दी। विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों को खरीदना, हमने विदेशों में, जैसे अभी उदाहरण देखा कि यूके में हमने कार कंपनी खरीदी थी, हमने क्या किया, विदेशों में कुछ खरीदा है, तो हमारी पूंजी क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, के बराबर होते हैं। अर्थात पूंजी का अंतर प्रवाह और पूंजी का बाह्य प्रवाह दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब पूंजी खाता क्या होता है, संतुलन में होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? अब पूंजी का अंतर प्रवाह क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, जबकि पूंजी का बाह्य प्रवाह क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूंजी खाते में आधिक्य क्या होता है, जब पूंजी का अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात अधिक मात्रा में पूंजी हमारे देश में आ रही है और जबकि जा क्या हो रही है, कम रही है, तो इसे हम कहते हैं पूंजी खाते में आधिक्य। अब पूंजी खाते में घाटा कब होता है, जब हमारी जो देश की जो पूंजी है वो क्या हो रही है, उसका बाह्य प्रवाह तो अधिक हो रहा है, जबकि अंतर प्रवाह कम हो रहा है, तो वो पूंजी खाते में घाटा होगा। पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर्वाह पूंजी बाह्य प्रवाह से क्या होते हैं, कम होते हैं। आगे बच्चों समझ में? तो ये था पूंजी खाता संतुलन। तो हमने इस वीडियो में चालू खाते के बारे में बात की और फिर हमने पूंजी खाते के बारे में बात की। हमने देखा कि चालू खाता और पूंजी खाता दोनों मिलकर भुगतान संतुलन को बताते हैं। तो हमने ये बताया कि जो भुगतान संतुलन है उसमें जो चालू खाता है और जो पूंजी खाता है उसके अवयवों के बारे में हमने पढ़ा। चालू खाते में हमने पढ़ा कि वस्तुओं का व्यापार होता है, सेवाओं का व्यापार होता है और इसके अलावा अंतरण अदायगी आती है। वस्तुओं के व्यापार में हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने पूंजी खाते की जब चर्चा की तो उसमें हमने विदेशी सहायता, विदेशी ऋण या विदेशों द्वारा जो निवेश किया जाता है जिससे पूंजी का अंतर प्रवाह या पूंजी का बाह्य प्रवाह होता है, जिसे कि संतुलन के रूप में देखा जाता है। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अदायगी संतुलन और घाटे के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से घाटे है उसका वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।